गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? आपको पता है इस समय हम लोग की नीट मेगा सीरीज चल रही है और इस सीरीज का हमारा लक्ष्य है कि पिछले जो 10 सालों में नीट में क्वेश्चंस आए हैं बायो के, उन सारे क्वेश्चंस को हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस लिए थे 2019 के, और उन 30 क्वेश्चंस के आगे आज फिर हमें 30 क्वेश्चंस लेना है। तो चलिए, सभी नए बच्चों का मोस्ट वेलकम है। सेशन को भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं इनको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के अगर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो सिंपल सा 3 रास्ते मैं बताऊंगा, जिन रास्तों से आप मेरे प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। वो 3 रास्ते कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सबसे पहले बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना है और गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पर हमारे इंस्टीट्यूट का नाम DNCMI टाइप करना है। जब ये DNCMI आप टाइप करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर हमारा ऐप ओपन होके आ जाएगा। उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसमें लिखा हुआ है DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जिसमें पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है उसी को आपको डाउनलोड करना है। सेकंड रास्ता ये है कि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। यहां पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट, तो एक ये रास्ता है। तीसरा रास्ता है यूट्यूब चैनल। और अगर अभी आप मेरा ये लेक्चर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहे। और आपको पता है हमारा जो YouTube चैनल है इसका नाम क्या है, DNCMI एजुकेशन, और लगभग अभी 18,000 से ज्यादा बच्चे नीट की प्रिपरेशंस के लिए हमारी टीम्स को ज्वाइन कर चुके हैं और अब आपका भी है मोस्ट वेलकम। तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और जैसा कि आपको पता है जब भी हम सेशन स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। तो देखते हैं आज का ब्रेन डाइट क्या है। चलिए देख लेते हैं आज का ब्रेन डाइट क्या है। आज का जो ब्रेन डाइट है आपको पता है बहुत महान शख्सियत रही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनका कहना क्या है, ड्रीम इज नॉट द थिंग यू सी इन स्लीप। सपने वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, तो फिर क्या है, बट इज दैट थिंग्स दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते हैं। क्या कहा इन्होंने, इनका कहना क्या है कि सपने वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, आपके अंदर प्रॉपर मोटिवेशन होता है कि यस मुझे इस लक्ष्य को पाना है। तो अगर ऐसा भी आपके अंदर जुनून है माय डियर स्टूडेंट, ऐसा पैशन आपके अंदर है, तो नीट जैसा एग्जाम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए इस ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीट 2019 के अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस देख लिए थे। उन क्वेश्चंस के आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप जानते हैं ग्रीन हाउसेस गैसेस वो होती हैं जो हीट को ट्रैप करती है। कभी आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखना हो तो जो आपकी कार है कभी आप धूप पे खड़ी करिए, उसके शीशे बंद कर दीजिए और जब आप घंटे 2 घंटे बाद उसके अंदर एंट्री करेंगे तो कितनी ज्यादा उमस होती है। एक तरीके से वहां हीट की ट्रैपिंग हो जाती है उसके अंदर। ठीक वैसे ही क्या होता है कि जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब में आपको पता है सनलाइट आती है सन से, और यहां पर प्रॉपर लेयर है गैसेस की, ओजोन लेयर है। तो होता क्या है कि कुछ बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो लाइट को ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से ग्लोब का टेम्परेचर राइज करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी गैस है, वो कौन सा पेयर है गैसेस का जो मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो आपको पता है वो 2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसके अलावा आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों गैसेस भी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो राइट आंसर अगर आप यहां पर देखें तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर विल बी सी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वो गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप करती हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, सी। जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। मैं अगर डिटेल में इसको बात करूं तो आप देखिए कि अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की बात करेंगे तो इसमें मेनली कंट्रीब्यूटेड कौन कौन सी गैस कर रही है। एक तो कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी कर रही है मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड कितना 60%, मीथेन कितना 20%। इसके साथ एक अन्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड।
यस, लाफिंग गैस। इसके साथ आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो है मिलके प्रॉपर ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सेकेंड किसका है? मीथेन का। और बाद में जो 20% बचेगा उसमें आपका आ जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, यस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सारी जो गैसेस हैं ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। किडनी ग्राफ्ट का मतलब होता है, आपको पता है कि जब किसी बंदे की किडनी खराब हो जाती है, 2 किडनी होती है, यस, तो अगर किडनी जब खराब हो जाती है तो दूसरे की किडनी वो बंदा लगवा सकता है। लेकिन आपको पता है अगर वो किडनी किसी दूसरे बंदे की है तो किडनी के सेल्स भी दूसरे बंदे के हैं। तो जब उस किडनी को उस बंदे के अंदर लगाया जाएगा तो उस बंदे का जिसमें लगाया जाना है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बाहर से जो किडनी आई है उसको समझेगा ये फॉरेन है, फॉरेन मटेरियल है, तो उसको रिजेक्ट करेगा। वो किडनी प्रॉपर तरीके से उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं करती है प्रॉपर, अगर आप देखें कि वहां पर जो टी सेल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसके लिए जो इम्यून रिस्पांस रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती हैं वो रोल प्ले करती हैं टी सेल। जरा इसको एक्सप्लेन में अगर हम इसके आंसर्स को देखें माय डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या कहता है कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। कि जब हम किडनी को लगाते हैं तो उसको रिजेक्ट कर देता है। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेल इम्यून रिस्पांस। अगर सेल इम्यून रिस्पांस जितना ज्यादा होगा रिजेक्शंस के चांसेस भी उतने ज्यादा होंगे। अब अगर हम बात करें कि जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस है वो किसके द्वारा कन्फर्ड होता है? कन्फर्म होता है टी लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा। और अगर हम बात करें यहां पर होता क्या है कि जो एंटीबॉडीज जो है आर नॉट प्रोड्यूस्ड, टी सेल्स कंफर्म ए लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड दे आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। टी सेल्स वो सेल हैं जो प्रॉपर पहचानने का काम करती हैं कि पर्टिकुलर सेल्स ये हमारी हैं किसी दूसरे की बॉडी की है। यस, तो जैसे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन किसमें प्ले करता है? टी सेल्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि these cells sometimes considered graft as non-self and attack the same which causes its rejection। और यही वो सेल्स होती हैं जब प्रॉपर ये ज्यादा एक्टिवेट हैं तो दूसरी जो किडनी लगाई जा रही है यस उसको रिजेक्ट कर देती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा कम कर देते हैं, इम्यून रिस्पांस को कम कर देते हैं, जिसमें आपको पता है साइक्लोस्पोरिन ए के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिसकी वजह से जो हायर सेंसिटिविटी है वो कम हो जाए। तो इस तरीके से, और आपको पता है कि जब किडनी ग्राफ्टिंग में इसीलिए बोला जाता है कि जो आपका सबसे नियरेस्ट ब्लड रिलेटिव है अगर उसकी आप किडनी लेंगे तो उस पर रिजेक्शंस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो राइट आंसर विल बी सी, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस। और उसमें मुख्यतः किसका रोल होता है? टी सेल्स का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज। आपको पता है कि जो पाइनस का सीड है, इवन पाइनस के प्लांट के रूट में आपको पता है फंगल एसोसिएशन होता है। और फंगल एसोसिएशन से एक तो जो पाइनस की रूट है, जैसे सपोज दैट हम मान लें पाइनस का प्लांट है तो इसकी जो रूट है उस रूट में जब फंगल एसोसिएट होता है तो ये रूट्स का क्या है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये क्या करते हैं? मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करके पाइनस प्लांट्स को देते हैं, इससे इसका प्रॉपर ग्रोथ होता है। इवन जो पाइनस के सीड्स हैं अगर उसमें फंगल एसोसिएशन नहीं होगा तो वो भी प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट नहीं कर पाते। और इस केस में कहा जाता है कि इनका फंगल एसोसिएशन का पाइनस सीड के साथ ऑब्लिगेट एसोसिएशन है। अर्थात अगर पाइनस सीड के साथ फंगल एसोसिएट्स ना हो तो ना तो प्रॉपर वो जर्मिनेट होगा और ना ही प्रॉपर उसकी ग्रोथ होगी। तो ये क्यों है? क्योंकि एक तरीके का ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है विथ माइकोराइजा। यस, चलिए जरा इसका एक आंसर भी देख लेते हैं प्रॉपर।
एक्सप्लेन तरीके से। यस, यही वो आंसर है जो मैंने आपको प्रॉपर बताया ऊपर, उसको मैंने प्रॉपर यहां पर लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which of the statement given below is not true about the formation of annual rings in tree? आप जानते हैं एनुअल रिंग्स बनती हैं, यस, और एनुअल रिंग्स को ही हम काउंट करके बता सकते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट्स की लाइफ कितनी है। अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो कह रहा है कि डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम काजेस लाइट एंड डार्क बैंड। एक लाइट बैंड और एक डार्क बैंड बना के दोनों मिला के क्या बनती है, वन एनुअल रिंग्स। अगर हम मान लें कि 10 डार्क बैंड है और 10 लाइट बैंड है, तो कितनी एनुअल रिंग्स मानेंगे, तो 10 ही मानेंगे। क्लियर है, अर्थात इस प्लांट की एज कितनी होगी, 10 साल होगी, क्योंकि एक एनुअल रिंग्स में एक लाइट बैंड बनेगा और एक डार्क बैंड बनेगा। तो बिल्कुल सही बात, और किसकी वजह से बनता है, कैम्बियम एक्टिविटी की वजह से बनता है। यस, और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है आपको, अर्ली एंड लेटहुड। बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट हमें क्या ढूंढना है, नॉट टू, जो सही नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन क्लाइमेट। यस, बिल्कुल सही बात है। जब क्लाइमेट में वेरिएशन होगा, स्प्रिंग वुड में क्या होगा, डार्क वुड बनेगी, डार्क बैंड बनेंगे, और ऑटम में कैसे बनेंगे, लाइट वुड बनेंगे। तो यहां पर निश्चित रूप से क्लाइमेट वेरिएशंस की वजह से जो एक्टिविटी है कैम्बियम की वो प्रभावित होती है। तीसरा कह रहा है कि एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट, मतलब ठीक से दिखते ही नहीं है, जो उन पेड़ों में जो टेम्परेट रीजन में होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है टेम्परेट रीजन का मतलब क्या है, ठंडी जगह। टेम्परेट रीजन में भी आपको पता है कि स्प्रिंग वुड में सबसे ज्यादा कैम्बियम एक्टिवेट हो जाता है और डार्कर बैंड बनाता है, डार्क बैंड बनाता है। यस, और आटम में लाइट वुड बनाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, यही स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। तो हमने नॉट ट्रू खोज लिया है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। एनुअल रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड आटम वुड प्रोड्यूस इन अ ईयर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आई होप यही आंसर आपका गलत है, मतलब सही आंसर कौन सा है, सी, और यही स्टेटमेंट कौन सा है, गलत। जरा आंसर प्रॉपर और देख लेते हैं। यस, देखिए उसमें यही सारी चीजें लिखी हैं जितना मैंने आपको यहां पर प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्यूरिन्स फाउंड बोथ डीएनए एंड आरएनए। आपको पता है दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का रिबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए सबसे अच्छी याद करने का तरीका, बच्चे बड़े इसमें मिसगाइड रहते हैं। देखो आपको पता है कि दोनों में आपको प्यूरिन और पिरिमिडिन मिलेंगे। याद करने का तरीका क्या है, अगर आप यहां पे लिखें, देखिए आपको हमेशा याद आ जाएगा। एक वर्ड है प्यूरिन और दूसरा वर्ड है पिरिमिडिन। इसको कैसे आपको याद रखना, थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं। देखो प्यूरिन में क्या है, अल्फाबेट कम है, और पिरिमिडिन में अल्फाबेट ज्यादा है। तो जिसमें अल्फाबेट कम हो उसमें तो आप लगा दो आग लगा दो, एजी लगा दो, और जिसमें वर्ड ज्यादा है उसको आप कर दो कट। ट्रिक क्लियर हो गई। प्यूरिन में आग का मतलब क्या है, ए फॉर एडिनाइन, जी फॉर ग्वानाइन। पिरिमिडिन का मतलब क्या है, सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरेसिल और टी फॉर थाइमिन। तो प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। क्लियर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर कौन कौन से हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। वही आग लगाने वाली बात। क्लियर हो गया। तो अब अगर क्वेश्चन आपका पिरिमिडिन का भी पूछा जाएगा अगर अगली बार, तो बहुत आसानी से इसको कट से आप याद रख सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर भी एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। यस, adenine and guanine are the purine which are found both in DNA and RNA. Cytosine and thymine are the pyrimidine which are found in DNA. In case of RNA के केस में क्या होता है, थाइमिन रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, यूरेसिल के द्वारा। बहुत क्लास 8 से भी आप यही सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वेरिएशन कास्ड बाय म्यूटेशन। आपको पता है जो विभिन्नताएं होती हैं उसमें म्यूटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यस, और म्यूटेशंस आप जब भी नाम लेंगे ह्यूगो ड्यूब्रिज का नाम आ जाएगा।
तो जो वेरिएशन कास्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डे व्रीज, वो म्यूटेशन कैसा था? तो वो म्यूटेशन कैसा उन्होंने बताया था, एकदम अचानक से होने वाला था, रैंडम था और उसमें कोई डायरेक्शन नहीं था, मतलब रैंडम और डायरेक्शन लेस की बात करी थी ह्यूगो डे व्रीज ने। तो जरा यहां पर देख लेते हैं, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, स्मॉल एंड डायरेक्शन लेस। यस, तो पहला आंसर हो जाएगा रैंडम एंड डायरेक्शन लेस। इस तरीके के म्यूटेशंस की बात करी थी ह्यूगो डे व्रीज ने। जबकि डार्विन ने क्या बात किया था, रैंडम तो है लेकिन उसमें आपको एक डायरेक्शन देखने को मिलता है, फिर बाद में नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा और फिर प्रॉपर वो एडॉप्ट हो जाएगा। लेकिन ह्यूगो डे व्रीज का जो म्यूटेशन था उसमें उन्होंने बताया कि रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है। जरा इसके आंसर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जरा इसके आंसर को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको जैसे पता ही है कि जो ह्यूगो डे व्रीज थे, इन्होंने ही प्रपोज किया था कि जो वेरिएशन का जो मुख्य कारण होता है वो होता है म्यूटेशंस। और ये म्यूटेशंस कैसे होता है, रैंडम होता है, अचानक होता है और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, अर्थात डायरेक्शन लेस होता है। ये कैसे होते हैं, अचानक होते हैं। हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल, ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा सकते हैं। एंड दीज वेरिएशन कॉन्स्टिट्यूट द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, और इस तरीके का जो म्यूटेशन है एक्चुअली वो रॉ मटेरियल है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। He also proposed that mutation play a key role in the speciation, और यही म्यूटेशन की वजह से एक ही ऑर्गेनिज्म से कई स्पीसीज क्रिएट हो जा रही है। यस, जैसे आपने गैलापागोस स्लाइड में देखा था। एंड यूज द टर्म साल्टेशन, इन्होंने एक साल्टेशन टर्म्स को भी यूज किया था। साल्टेशन में इन्होंने बताया था, इवनिंग प्रिमरोज में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इवनिंग प्रिमरोज प्लांट में, और उन्होंने क्या किया था, इवनिंग प्रिमरोज प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन कराया था। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो बहुत सारे प्लांट तो बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट थे जो सामान्य नहीं थे। जो प्लांट सामान्य नहीं थे फिर उनको उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो फिर वही चीज मिली। मतलब देखा धीरे धीरे ये जो प्रोसेस थी, इसी प्रोसेस को इन्होंने बोला था साल्टेशन। तो जो बच्चे यहाँ पर नए हैं, अगर जेनेटिक्स वाले चैप्टर में मेरे साथ आएंगे स्टडी करने, तो वहां पर मैं इस टर्म्स को और आपको डीप तरीके से क्लियर करने वाला हूं। तो इस तरीके से राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस म्यूटेशंस की बात करी थी ह्यूगो डे व्रीज ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। कह रहा था हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड कह रहा है कि लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही बात है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि आपको पता है कि जो पैकेजिंग होती है वो कहां होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है। प्रिकर्सर्स भले ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट होता हो, लेकिन पैकेजिंग कहां होगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होगी। तो साफ साफ दिख रहा है यही स्टेटमेंट आपका क्या होना चाहिए, नॉट करेक्ट। तो राइट आंसर विल बी सी। दूसरा कह रहा है लाइसोसोम्स हैव न्यूमेरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। चलिए जरा इसका आंसर भी थोड़ा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। यहाँ पर पूरा आंसर दिया हुआ है, यस, और यहाँ पर लिखा हुआ कि लाइसोसोम जो है एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द बडिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी बॉडी। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम देखने को मिलेगी और whose precursor are synthesized by rough endoplasmic reticulum, rest statement are correct। तो प्रिकर्सर्स तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन वास्तव में जो पैकेजिंग वगैरह हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा हो रही है, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यस, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एज, क्या बोलते हैं, शॉर्टर पी है और लॉन्गर आर्म क्यू होती है, आपको पता ही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आपको पता है शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, आप जानते हैं ये है और एक लंबी हो जाएगी,
एक शार्टर हो गई, एक लंबी हो गई। एक्चुअली पी का मतलब क्या होता है, ये जो पी है, पी को याद रखिएगा, पी का मतलब होता है पेटी, पेटी का मतलब क्या होता है स्मॉल, छोटी, तो पी आर हो जाएगी छोटी और क्यू आर हो जाएगी बड़ी, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स, ऐसी इपिथेलियल सेल जिसमें सीलिया लगी हो, सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमंस, दीज सेल्स आर मेनली प्रेजेंट इन, देखो फैलोपियन ट्यूब में तो होती है लेकिन पैंक्रियाटिक डक्ट में नहीं होती, बिल्कुल क्लियर बात है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यूस्टेचियन ट्यूब एंड सैलिवरी डक्ट, यस यहां पर भी नहीं होती। कहां पर मिलती है आपको, ब्रांचियोल्स में और फैलोपियन ट्यूब्स में, यस, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इसको बहुत डिटेल से मैंने आपको बताया हुआ था। यस, अगर हम बात करें ह्यूमंस में, जरा फिर से देखते हैं उसका आंसर। इन ह्यूमंस में जो सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है ब्रांचियोल्स में और फैलोपियन ट्यूब में। इन ब्रांचियोल्स में ये सेल्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं मूवमेंट ऑफ म्यूकस, एंड फैलोपियन ट्यूब में ये मूवमेंट्स किसका कराती हैं, एग का टुवर्ड्स यूट्रस। दूसरी तरफ अगर आप देखिए जो सैलिवरी और पैंक्रियाटिक डक्ट हैं ये लाइंड होती है सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम से, जबकि बाइल डक्ट लाइंड किससे है, सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम से, और जो यूस्टेचियन ट्यूब है वो लाइन किससे है, कॉलमनर इपिथेलियम से। तो बिल्कुल क्लियर है एक एक पॉइंट, तो राइट आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। which of the following statement is incorrect, इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी अल्कोलाइड्स एंड एलएसडी, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, कोनिडिया आप देखते हैं ना फिलामेंटस एल्गी में, एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली, बिल्कुल सही बात है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी, आपको पता है ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर फंगी है, यस यूनिसेलुलर फंगी है, विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, बिल्कुल गलत पॉइंट है। स्यूडो तो आपको देखने को मिलते हैं, स्यूडोमाइसिलियम तो देखने को मिलते हैं जब तेजी से ग्रोथ करता है, लेकिन कभी भी ये फिलामेंटस फंगस नहीं है, ये कैसी है, यूनिसेलुलर फंगस है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी, क्योंकि यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए जरा इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म पे। यस, आपको पता है ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, क्या है, इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या है, यूनिसेलुलर, क्या होता है यूनिसेलुलर फंगस है, कौन सी, ईस्ट, इसको हम सैक फंगस भी बोलते हैं, जिसमें आपको फिलामेंटस नहीं मिलेगा, यस, लेकिन जब ये बहुत तेजी से ग्रो करती हैं तो आपको टेम्परेरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोमाइसिलियम। बाकी के स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, यही स्टेटमेंट इसका क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड, सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं, सैप्रोफाइट्स आपको पता है डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। पैरासाइट्स कौन से हैं, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। लाइकेंस क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंगी का, और माइकोराइजा क्या हो गया, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद प्लांट रूट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा सेकंड। ए का सेकंड कहां पे है, ए का सेकंड है यहां पे, और फिर क्या है पैरासाइट कौन सा, बी का कौन सा हो जाएगा, थर्ड, बी का थर्ड बिल्कुल सही है। फिर आ जाएगा लाइकेंस, सी का है 4, सी का हो गया 4 और डी का हो गया फर्स्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। एक्चुअली आपको पता है कि जब भी कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में बढ़ता है तो क्या होता है, ब्लड तो थोड़ा गड्ढा हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है जो ब्लड वेसल्स होती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें उस एजेंट्स का नाम पूछ रहा है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। तो एक तो वो एजेंट होगा जो कोलेस्ट्रॉल को बनाने वाले एंजाइम उसके साथ कंपीट करे, कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा बनने ना दे, तो वो एजेंट्स कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए, वो एजेंट को हम बोलते हैं स्टैटिन।
यस, लाइपेज आप जानते हैं, लाइपेज एंजाइम होता है जो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ता है। साइक्लोस्पोरिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को जो बहुत ज्यादा रिस्पांस दे रहा है उसको कम करते हैं। जब हम कोई ग्राफ्टिंग करते हैं, किडनी की ग्राफ्टिंग करते हैं, कोई ऑर्गन्स दूसरे बंदे का किसी के अंदर लगाते हैं, तो वहां पर साइक्लोस्पोरिन का यूज होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज आपको पता ही, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? स्टैटिन। चलिए जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्टैटिन्स क्या होता है? ये कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है और मुख्यतः ये कंपीट किसके साथ करता है? वो एंजाइम के साथ जो एंजाइम्स कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है। ये मिलता कहां से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्टेन्ड होता है एक ईस्ट से और इसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सकता है अगला क्वेश्चन, अगले साल ही क्वेश्चन यहां से बन जाए। जबकि स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? ये थ्रोम्बोलिटिक एजेंट होता है जो कि यूज होता है ट्रीट करने के लिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड माइकोकार्डियल इन्फेक्शन। और लाइपेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इसका काम क्या है? डाइजेस्ट करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? एक ही इम्यूनो सप्रेसेंट्स है, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, जिससे अगर कोई चीज ग्राफ्ट किया जाए, मान लो किडनी ग्राफ्ट कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर जो पेशेंट्स की बॉडी है उसको वो एक्सेप्ट कर पाए। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। क्या करता है? आपको जब नाइट्रोजन साइकिल आप पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन साइकिल में आपको कई टर्म मिलते हैं। एक तो मिलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं सॉइल पूल में। दूसरा वर्ड मिलता है आपका अमोनिफिकेशन, जिसमें डिकेइंग बायोमास से हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, सॉइल पूल में लाते हैं। तीसरा वर्ड मिलता है नाइट्रिफिकेशन, जिसमें अमोनिया को हम कन्वर्ट कराते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। और चौथा वर्ड मिलता है डीनाइट्रिफिकेशन, जिसमें हम नाइट्रेट से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करा देते हैं। और आपको पता है जब मैंने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ाया है, जो बच्चे यहाँ पर नए हैं उस लेक्चर्स को जाके जरूर लगाएंगे, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर है, नाइट्रोजन साइकिल से है। तो जब वहां पर हम क्या करते हैं, नाइट्रेट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने बताया वहां पर पीटी होती है, तो पी फॉर स्यूडोमोनास और टी फॉर थायोबैसिलस। तो ये जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं ये डीनाइट्रिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जरा यहां पर देख लेते हैं कि जो थायोबैसिलस है डीनाइट्रिफिकेशन कहां पर है? ये है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी। चलिए, जबकि कीमोट्रोपिक फिक्सेशन में कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये सब क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Select the correct sequence of organ in the alimentary canal of cockroach starting from mouth. आपको पता है माउथ में सबसे पहले क्या आएगा? फेरेनिक्स, फिर क्या मिलता है आपको? इसोफेगस, इसोफेगस के बाद मिलता है आपको क्राफ, फिर मिलता है गिजार्ड, फिर मिलता है एलियम, कोलन और फाइनली फिर रेक्टम। जरा इसका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, तब आपको समझ में प्रॉपर आ जाएगा इसका सही क्रम क्या होगा। अगर इस प्रॉपर आप फिगर को देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो देखो सबसे पहले कॉकरोच में सबसे पहले क्या है? फेरेनिक्स, फेरेनिक्स के बाद ये आ गया आपका इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्या आ गया? क्राउन, फिर आ गया गिजार्ड, गिजार्ड के बाद क्या आ गया आपका? इलियम, फिर आ गया कोलन और फिर आ गया रेक्टम। तो यही सही क्रम है। तो राइट आंसर अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये फेरेनिक्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम और आ गया कोलन और रेक्टम। तो राइट आंसर विल बी डी। इस फिगर से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर Identify the correct pair representing the causative agent of typhoid fever and the confirmatory test for typhoid. आपको पता है टाइफाइड कब होता है? जब भी हम कंटामिनेटेड वाटर और फूड इंटेक करते हैं तो हमें टाइफाइड हो जाता है और इसका मेन होता है बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। जब टाइफाइड होता है तो 1 वीक से 2 वीक्स तक प्रॉपर टाइम लगता है ठीक होने में। प्रॉपर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, इन बैक्टीरिया को किल करके ही हम इससे फिर विन कर पाते हैं ऐसी डिसीज से। तो सबसे पहला क्या है कि स्टेप सैल्मोनेला टाइफी, तो इसका सैल्मोनेला टाइफी दोनों में दिया हुआ है, लेकिन जो इसका टेस्ट है इसके टेस्ट को बोलते हैं विडाल टेस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट राइट आंसर इसका होगा सी, सैल्मोनेला टाइफी एंड टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो जो हम टेस्ट करते हैं जिसको हम
विडाल टेस्ट बोलते हैं। एक्चुअली ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पर बेस्ड होता है ये टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो विडाल टेस्ट है उसका बेस क्या है, तो बेस होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter? 5 liter का मतलब क्या है? 5000 ml. Blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml. दो टर्म होते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। तो अगर जब आप हार्ट बनाएंगे इस तरीके से, यहां पर ये दोनों क्या है? ये दोनों है एट्रियम और ये है वेंट्रिकल। ये क्या कह रहा है? What would be the heart rate of person if the cardiac output इसका कितना है? 5 लीटर है। मतलब कार्डियक जो आउटपुट बाहर जा रहा है ऑर्टा के थ्रू वो कितना बता रहा है? 5 लीटर। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल, जब डायस्टोल का एंड होता है मतलब रिलैक्सेशन जब खत्म होता है तो वहां पर 100 ml, और जब एंड होता है वेंट्रिकल का तो बचता है 50 ml। तो वास्तव में हार्ट बीट क्या होगी? तो इसका जो सॉल्व करने का जो तरीका है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको आंसर के माध्यम से, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे हार्ट बीट हम निकालते हैं। चलिए जरा इसको आंसर देख लेते हैं। देखो जैसे कि आप डाटा देख पा रहे हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया है कि हार्ट रेट ऑफ द पर्सन वुड बी 100 बीट्स पर मिनट। पहले तो ये होगा, लेकिन कैसे होगा जरा इसको समझो, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम कार्डियक आउटपुट पूछे तो कार्डियक आउटपुट कितना दिया है? 5 लीटर। 5 लीटर्स को हम क्या बोल सकते हैं? 5000 ml। पहला पॉइंट। सेकंड क्या कह रहा है? जो ब्लड वॉल्यूम जो वेंट्रिकल्स में एट द एंड ऑफ डायस्टोल बच रहा है वो कितना बच रहा है? 100 ml। यस, इसको हमने यहां पर लिख दिया। फिर कह रहा है कि जो ब्लड वॉल्यूम एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना बच रहा है? 50 ml। ये डाटा भी हमने यहां पर ले लिया 50 ml। अब यहां पर अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम की बात करें कि कितना बाहर जा रहा है और कितना बचा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? 100 जा रहा है और 50 बच रहा है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आया? 50 ml। यस, जो बाहर जा रहा है। अब ये कह रहा है कि कार्डियक आउटपुट निकालने का जो फार्मूला होता है, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। ये होता है कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, और इसको हम हार्ट रेट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाएगा। अब आपको पता है इसमें आपको कौन कौन से डाटा आपको पता है। एक तो आपको पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो आपने यहां 50 ml निकाल लिया है। यस, हार्ट रेट आपको निकालना है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 50 ml। और कार्डियक आउटपुट आपको पता ही है, तो हमने क्या किया कि कार्डियक आउटपुट आपको 5000 ml कर लिया, स्ट्रोक 50 ml है और हार्ट रेट निकालना है, तो हार्ट रेट कैसे निकलेगा? अब हमने क्या किया, इसमें 5000 ml में क्या किया? 50 कर दिया, तो हार्ट रेट कितनी आ गई? 100 बीट्स पर मिनट। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग ने, इस तरीके से जो कैलकुलेशन इसका सही आंसर होगा वो होगा 100 बीट्स पर मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो मेन है वो था इसका फार्मूला, तो यही फार्मूला आप लगा लीजिएगा, बहुत आसानी से निकल आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें देखिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है। जब तक वायरसेस बॉडी के बाहर होते हैं तब तक इनएक्टिवेट होते हैं, लेकिन जैसे किसी की बॉडी के अंदर एंट्री करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट से बिल्कुल सही बात है। ये कहता है कि इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड। आप जानते हैं, अगर आप देखें टोबैको मोज़ेको वायरस का स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ऊपर की जो प्रोटीन कोड है, तो जब वायरस अटैक करता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए, वो एंट्री करता है होस्ट में, जबकि बाहर जो प्रोटीन वाली कवरिंग वो बाहर रह जाती है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन, जो कि बिल्कुल गलत है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा? या तो उसमें उपस्थित डीएनए होगा या उसमें उपस्थित आरएनए होगा, तो यही आपका गलत स्टेटमेंट और इसी को हमने फाइंड आउट कर लिया। पैन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। वायलेट्स लाइक ए प्रोटीन कोड, बिल्कुल सही बात है। तो यही पूरा जो एक्सप्लेनेशन है मैंने यहां पर प्रॉपर दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखना है। कोएंजाइम और मेटल एंड दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये तो बिल्कुल
वर्ड टू वर्ड है आपके एनसीईआरटी से। सेकंड क्या कहता है, ए कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम नहीं बोलते माय डियर स्टूडेंट, उसको बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, होलो एंजाइम। तो बी तो हो गया हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट और ए हो गया हमारा सही। तो ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। सो राइट आंसर विल बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। What map unit Centimorgan is adopted in the construction of genetic map? A unit of distance between two express gene representing 100% crossover? No, बिल्कुल गलत पॉइंट है। A unit of distance between genes on chromosome representing 1% crossing over? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। आपको पता है जब हम कॉन्स्ट्रक्शंस करते हैं जेनेटिक मैप का, तो जो मैप यूनिट है जिसको हम सेंटीमॉर्गन भी बोलते हैं, वास्तव में है क्या, ये एक यूनिट है या हम मान सकते हैं डिस्टेंस है दो जीन्स के बीच का, बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम, और रिप्रेजेंटिंग करती है 1% क्रॉस ओवर, अर्थात वन मैप यूनिट बराबर होती है 1% क्रॉस ओवर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। extrusion of second polar body from egg nucleus occurs? आपको पता है कि पहला जो जब ओवम का फॉर्मेशन कहां स्टार्ट हो जाता है, जब जो फीमेल बेबी है जब डेवलप होती है एम्ब्रियो के अंदर, वहीं पर आपको पता है कि वहां पर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, गैमेट्स वहीं पर बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट आता है वहीं पर रुक जाती है। फिर जब उसकी प्यूबर्टी पीरियड आती है वहां पर चीजें स्टार्ट होती हैं। तो अगर हम बात करें तो यहां पर कब होता है कि जब स्पर्म की एंट्री हो जाती है, लेकिन जस्ट फर्टिलाइजेशन के पहले हमको आपको वहां पर सेकेंड पोलर बॉडी देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। चलिए जरा इसको आंसर को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। Extrusion of second polar body from egg nucleus occurs after the entry of sperm but before fertilization, जैसा मैंने आपको बताया। The entry of sperm into female egg causes the breakdown of metaphase promoting factor and turns on anaphase promoting factor. Hence, the second oocyte completes its meiotic division after fertilization and is said to be activated. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट? आपको पता है एक हार्मोन है जिसको हम हाइपोथेटिकल बोलते हैं फ्लोरिजन हार्मोन, और हम ये मान के चलते हैं कि जो फ्लोरिजन हार्मोन है वो लीव्स में कहीं फॉर्म होता है, तो निश्चित रूप से उसको हम परसेप्शंस क्या मानेंगे, लीव्स ही मानेंगे। पुलवाइनस से कोई मतलब नहीं है, शूट एपेक्स लैटरल बर्ड से कोई मतलब नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी। चलिए जरा इसको आंसर एक्सप्लेन कर लेते हैं। यस, फोटो पीरियड स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय द लीव्स ऑफ प्लांट एज अ रिजल्ट फ्लोरल हार्मोन, जिसको हमने क्या बोला, फ्लोरिजन, आर प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स व्हिच आर देन translocated to the apical part and subsequently causes the initiation of flower primordial growth। तो इंपॉर्टेंस क्या है, फ्लोरिजन। और फ्लोरिजन हार्मोन्स को हम लोग एक हाइपोथेटिकल हार्मोन मान के चलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि फ्लोरिजन हार्मोन है जो लीव्स में फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैचिंग करनी है पाइला, बॉम्बिक्स, प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया को अच्छी तरह से आप जानते हैं, यहां पर आपको क्या मिलती है, कॉम्प्लेट्स देखने को मिलती है। पाइला में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडुला। बॉम्बिक्स में क्या मिलेगा, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, और टीनिया से आगे आपका फ्लेम सेल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका थर्ड। ए का थर्ड कहां पे भाई, ए का थर्ड यहां पर भी है, ए का थर्ड यहां पर भी है। फिर कह रहा है बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स का जाएगा 4, 4 कहां पे है, बी का हो जाएगा 4, तो बी का 4 है यहां पे, ठीक है।
और बी का 4 है यहाँ पे और ए का है थर्ड। फिर आ जाएगा टीनिया, टीनिया से आ जाएगा फ्लेम सेल्स, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट है आपका यहाँ पे, और सी का हो जाएगा सेकेंड फ्लोरोकार्बोकॉम्प्लेक्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको पता है जब आप सेल साइकिल देखते हैं, यस, तो यहां पर जो एम फेज है वो यहां पर है, बाकी की कौन सी है इंटरफेज है। पहले क्या होता है G1, फिर होती है आपकी एस फेज, और फिर कौन सी होती है G2 फेज, और इसके बाद आती है एम फेज, और यहीं पर क्या होता है फिर साइटोकाइनेसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा G1S G2, G1S G2 और एम फेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। G1 फर्स्ट ग्रोथ फेज है, G2 सेकंड ग्रोथ फेज है, एस फेज में आपको पता है डीएनए सिंथेसिस होती है, यस, तो ये सिंथेसिस फेज है। और एम फेज में हम क्या करते हैं, एम फेज में हम न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, इसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which of the following protocols did aim for reducing emission for chlorofluorocarbons into the atmosphere? देखो जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो कार्बन डाइऑक्साइड्स को कम करने को लेके था, याद रखिएगा। जो आपका जिनेवा प्रोटोकॉल था इसमें यह कहा गया कि जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स अभी आपने देखा है ना, चीन ने छोड़ा है, पूरा विश्व उससे परेशान है। कोरोना वायरस एक तरीके का बायोलॉजिकल वेपन्स ही है अपने इमेज को खत्म करने के लिए। इनका प्रयोग खत्म कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। गोथेनबर्ग जो प्रोटोकॉल है ये रिलेटेड है यूट्रोफिकेशन से। आपको पता है जो झीलें वगैरह हैं यूट्रोफिकेशन के द्वारा काफी समय के बाद धीरे धीरे उसमें लैंड में तब्दील हो जाती है यूट्रोफिकेशन वगैरह से। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, यस माय डियर स्टूडेंट, यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जिसका एम था कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के इमिशंस को कम किया जाए। सीएफसी कहां से निकलती है, फ्रिज वगैरह से निकलती है, आपको पता है रेफ्रिजरेटर और जो एयर कंडीशनर्स है वहां से निकलती है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो राइट आंसर विल बी क्या होगा डी। तो ये जो सारे पॉइंट्स है याद रख लीजिएगा। ये जिनेवा प्रोटोकॉल बायोलॉजिकल वेपन से रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड पे कम करने से रिलेटेड है, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल रिलेटेड है आपका यूट्रोफिकेशन वाले प्रोसेस से, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है सीएफसी वगैरह से। तो इसको मैंने प्रॉपर यहां पर एक्सप्लेन भी कर दिया, देखो यहां पर दिया ना, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल इज ए मल्टी पॉल्यूटेंट प्रोटोकॉल विच फोकस टू रिड्यूस यूट्रोफिकेशंस, एसिडिफिकेशन और इमिशंस स्टैंडर्ड्स, यस। तो बाकी सारी चीजें मैंने यहां पर दे दिया है, क्लियर है। अगर हम देखें यहां पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। लैक्टोबैसिलस आप जानते हैं, सुबह सुबह बढ़िया दही खाते हैं, लैक्टोबैसिलस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दही बनाने में। साइक्लोमाइसस सेरेगेसी आपको पता है ब्रेड फंगस है, ब्रेड से रिलेटेड है। एस्परजिलस नाइजर एस्ट्रोबैक्टर एसिड से क्या बना रहे हैं, एसिटिक एसिड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा सेकंड, डी का हो जाएगा 5। तो ए का हो जाएगा सेकंड और डी का हो जाएगा 5 और बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 कहां पे है, ये है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राइट आंसर हो गया हमारा ए। चलिए, व्हिच आर द फॉलोइंग contraceptive method do involve a role of hormone। एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसमें हार्मोन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स ऐसा काम करते हैं जो एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी ना आए। तो प्रेगनेंसी में जैसे आपको पता है, अगर हम बात करें लैक्टेशनल एमनोरिया, इसको आपको पता है कि जब पहली बार डिलीवरी होती है तो जिस समय जो बेबी मिल्क फीडिंग करता है उस समय क्या होता है कि एक्चुअली ओवुलेशन नहीं होता है। तो ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यस। तो एक तो ये है। दूसरा कुछ पिल्स होती है जिसमें आपको पता है हार्मोन्स होते हैं, वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करते हैं। और तीसरा होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो लिए जाते हैं। तो जरा इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखें कि जो लैक्टेशनल एमनोरिया, इसमें क्या हो रहा है, पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड contraception due to the role of hormones।
अब देखते हैं लैक्टेशनल वाले में क्या होता है। लैक्टेशनल में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट कि यहां पर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन का लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है। यस, और ये क्या कर देता है, गोनाडोट्रोपिन के लेवल को भी ये डाउन कर देगा, जिसकी वजह से प्रॉपर गोनैड्स या गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। और पिल्स आप जानते हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन आपको देखने को मिल रहेगा। यस, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है जो प्रिवेंट करते हैं ओव्यूलेशंस को। ये इमरजेंसी होती है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसका, डी, जहां पर हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? बिल्कुल दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन क्वेश्चन है और वहां पर प्रॉपर आंसर दिया हुआ है जेनाइटल हर्प। यस, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगर हम बात करें तो जेनाइटल हर्प क्या होता है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। जैसे आपका एड्स है, कैसा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। Which is not completely curable, जिसको पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता। जो एड्स भी आपको पता है उसको हम क्योर नहीं कर सकते। टाइम पीरियड तो बढ़ा सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ होनी है। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे उसका इम्यून सिस्टम जो उसने एक्वायर किया है वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। इट इज काज्ड बाय टाइप 2 हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा ये होता है जेनाइटल हर्पिस। ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है हर्पिस के सिम्टम्स के लिए, लेकिन जो वायरस है मेडिसिन दिए जाने के दौरान भी वो बॉडी में एक्टिवेट रहता है। यस, थोड़ी देर के लिए इनएक्टिवेट हो जाएगा फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। जेनाइटल अगर वार्ड्स की हम बात करें, इसकी हम बात करें जेनाइटल वार्ड्स की, ये आर स्मॉल बम्प भी बोलते हैं। ये जेनाइटल्स काज्ड बाय एचपीवी, जिसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस की वजह से होता है। जबकि क्लेमाइडियासिस की अगर हम बात करें तो ये होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से होता है एंड मे नॉट शो सिम्टम। यहां पर तो कभी कभी सिम्टम भी देखने को नहीं मिलते हैं। और जो गनेरिया है आपको पता है, ये निजेरिया गनेरिया एंड इज रिफर्ड एज द क्लैप के नाम से भी इसको हम बोलते हैं। तो गनेरिया में आप जानते हैं जहां पर जग हो जाता है लगातार, वहां से ब्लीडिंग होती रहती है गनेरिया में। इस तरीके से बाइडोसन राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय। बिल्कुल आपका लाइन टू लाइन क्वेश्चन है और नाम क्या है इसका, अल्फ्रेड स्टुअर्ट इवेंट। तो राइट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यस, सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया था। चलिए अब आता है सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विथ डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो on the parent sporophyte for some time is the first observed in। देखो ये जो कैरेक्टर्स बता रहा है, क्या कैरेक्टर्स बता रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट का रिटेंशन है जहां पर यंग एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। यस, ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट्स में। तो एक्चुअली ये क्या बता रहा है, ये सीड हैबिट्स को बता रहा है, सीड हैबिट्स की शुरुआत को बता रहा है। और आपको पता है सीड हैबिट्स की सबसे पहले जो शुरुआत देखने को मिली है वो कहां मिली है, टेरिडोफाइटा में। कहां मिली है सीड हैबिट की पहली शुरुआत, टेरिडोफाइटा में। और यही वो लाइंस हैं जो प्रॉपर आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं। इसलिए राइट आंसर विल बी, आई होप क्या होना चाहिए, टेरिडोफाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, टेरिडोफाइट। आपको पता है फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू टेरिडोफाइट्स वेयर the first to show the retention of female gametophyte with the young embryo on the parent sporophyte for some time. It also represents the origin of seed habit। जो मैंने आपको बताया यहीं से origin होती है, सीड के बनने की प्रोसेस को बता रहा है। During the course of evolution of seed plant। तो इस तरीके से माय स्टूडेंट एक एक क्वेश्चंस को हम लोग ने बहुत डिटेल से देखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम लोग जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी 30 क्वेश्चंस ले लेंगे, तो 2019 के 90 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम 2019 से पीछे को रहेंगे 2018, 17, 16, 15, 14 तक, शुरुआत तक लगभग पिछले 10 सालों के क्वेश्चन हम लोग इसी तरह स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर और सेशन अच्छा लगा हो तो अभी के अभी मुझे आप सभी से लाइक चाहिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिए। यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।